हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेट्रोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर 7, जो कि हमारा टॉपिक होगा होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस को समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, इसका डेफिनेशन हम लोग पहले लिखते हैं, जिससे हमारी जो कॉन्सेप्ट होगा वो इजीली क्लियर हो पाएगा, ताकि मैं आपको इजीली समझा पाऊँ। होम्योस्टेसिस का जो हमारा डिफिनीशन है ये क्या है, लिखते हैं हम लोग। Homeostasis is the ability of body to maintain a relatively stable environment despite continuous change in external and internal यहाँ पे हम लोग देखते हैं होम्योस्टेसिस क्या होता है। देखिए, होम्योस्टेसिस इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी, एबिलिटी ऑफ बॉडी, ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, ठीक, ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी है टू मेंटेन अ रिलेटिवली स्टेबल इन्वायरमेंट। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी के पास एक एबिलिटी होती है, एक क्षमता होती है, एक क्या क्षमता होती है, जो कि क्या करता है, ये एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट। यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक्सटर्नल चीज़ें, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट, हमारे बॉडी में कोई भी चेंजेस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो बॉडी क्या कर लेती है, खुद को मेंटेन कर लेती है, क्या कर लेती है, खुद को मेंटेन कर लेती है। इसी एबिलिटी को क्या बोला जाता है, होम्योस्टेसिस बोला जाता है। होम्योस्टेसिस क्या होता है, ये हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है टू मेंटेन अ रिलेटिवली स्टेबल इन्वायरमेंट। मतलब हमारी बॉडी के बाहर या हमारे बॉडी के अंदर कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, उससे हमारी बॉडी क्या रही है, हमारी बॉडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो क्या कर रही है, वो खुद को क्या कर रही है, वो मेंटेन कर ले रही है, ठीक, खुद को मेंटेन कर ले रही है। वो कैसे कर ले रही है? क्योंकि हमारी बॉडी की वो क्या है, एक एबिलिटी है, और उस एबिलिटी को हम लोग क्या बोला जाता है, होम्योस्टेसिस। डिफिनीशन भी वही है, होम्योस्टेसिस इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू मेंटेन अ रिलेटिवली स्टेबल एनवायरनमेंट डिस्पाइट कंटिन्यूअस चेंजेस। यहाँ पे देखिए क्या लिखा, डिस्पाइट कंटिन्यूअस चेंजेस इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। मतलब एक्सटर्नली या फिर इंटरनली कोई भी अगर चेंजेस हो रहे हैं तो हमारे बॉडी पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी क्या होती है, एक एबिलिटी होती है, जो क्या करता है, खुद को मेंटेन कर लेता है। खुद को मेंटेन करने का मतलब यही हुआ कि जैसे होता है कि हम लोग कहीं गए, बाहर गए, अब बाहर हम लोग गए ऐसे कोल्ड एरिया में, हमारी बॉडी क्या करती है, वहाँ के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी खुद को क्या कर लेती है, ढाल लेती है, ठीक। वो क्यों ऐसा होता है, किसकी वजह से होता है? वो होम्योस्टेसिस की वजह से होता है, ठीक। एक एग्जाम्पल लेके मैं समझा रहा हूँ। अब जैसे कि हम लोग कुछ ऐसे जगह पे चले गए जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो, तो वहाँ पे क्या होगा, हमें हीट होगी, हमारी बॉडी क्या होगी, हीट होगी, ठीक, हमारी बॉडी क्या होगी, हीट होगी, ठीक। अब हमारी बॉडी हीट से बचने के लिए क्या करती है, स्वीटनिंग करती है, स्वीटनिंग। हमारी बॉडी पहले गर्म थी, ठीक, अब बॉडी क्या करने लगी, स्वीटनिंग होने लगी बॉडी में। अब जो बॉडी में जब स्वीटनिंग होने लगी, पसीना होने लगा, अब पसीना होने लगा हमारी बॉडी, अब पसीना होने की वजह से बॉडी हमारी क्या हो गई, जो पहले बॉडी हमारी हीट थी वो क्या हो गई, वो कोल्ड हो गई, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने कुछ किया नहीं, हमारी बॉडी ने खुद क्या किया, स्वीटनिंग कराया। स्वीटनिंग करने से क्या हुआ, पसीना बहने लगा, और पसीना बहने से क्या हो गया, हमारी बॉडी क्या हो गई, ठंडी हो गई। आए समझ में?
अब नेक्स्ट हम लोग एक दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, जब हम किसी ऐसे ठंडी जगह पे जाते हैं कोल्ड कंडीशन में। ठीक, कोल्ड कंडीशन में क्या होता है, हमें ठंडी लगना स्टार्ट हुआ, हमारी बॉडी क्या होना स्टार्ट हो जाती है, शिवरिंग। शिवरिंग मतलब कांपना, हमारी बॉडी क्या करती है, कांपना शुरू कर देती है। जो ही हमारी बॉडी कांपना शुरू कर देती है, बॉडी जब हिलती है, शिवरिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक, अब हीट जब प्रोड्यूस होता है, पहले क्या था, कोल्ड था, अब क्या होने लगा, हीट प्रोड्यूस होने लगा। और ये कौन कर रहा है, खुद हमारी बॉडी कर रही है। कैसे कर रही है, शिवरिंग करके। बॉडी जब कांपने लग रही है, उससे क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। आए समझ में। तो होमियोस्टेटिस का मतलब समझ में आया। होमियोस्टेटिस क्या होता है, हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है। क्या, कौन सी एबिलिटी होती है, टू मेंटेन अ रिलेटिवली स्टेबल इन्वायरमेंट। मतलब स्टेबल इन्वायरमेंट मतलब हमारे बॉडी में और भी कोई चेंज, जो एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे थे, इसके चेंजेस होने की वजह से भी हमारे बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आ पा रहे। क्यों नहीं आ पा रहे, क्योंकि हमारी बॉडी की क्या होती है, एक एबिलिटी होती है जो खुद को क्या करके रखती है, मेंटेन करके रखती है। आए समझ में। अब मैं एक एग्जाम्पल आप लोग को समझा दे रहा हूँ। देखिए, होमियोस्टेटिस हमारा जरूरी क्यों होता है, होम्यो होमियोस्टेसिस is the maintenance maintenance of constant internal environment necessary for proper functioning of the body। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। होमियोस्टेटिस क्या होता है आपका, ये मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या क्या होना जरूरी है, कांस्टेंट रहना जरूरी है। ठीक, ऐसा नहीं है कि अगर कुछ बाहर किसी से जैसे ज़्यादा हीट हुआ, तो हीट की वजह से हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है, या फिर ज़्यादा ठंडी होने लगी तो हमारी बॉडी वर्क नहीं कर पा रही है। ठीक, अभी ऐसा क्यों होता है, किसकी वजह से, होम्योस्टेसिस की वजह से। और होम्योस्टेसिस क्या होता है, ये क्या होता है, हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है जो क्या करता है, खुद को क्या करता है, हमारी बॉडी एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट के प्रेशर के बाद भी वो क्या करता है, खुद को मेंटेन करके रखा रहता है। आए समझ में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस। कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करेंगे। कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस, देखिए होम्योस्टेसिस के हमारे तीन कंपोनेंट होते हैं, थ्री होते हैं। पहला आपका है रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर, आपका तीसरा क्या है, इफेक्टर। ठीक, मैं आपको समझा रहा हूँ, एक अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। ये आपका क्या है, कंट्रोल सेंटर। ठीक, ये आपका क्या है, रिसेप्टर, और ये आपका क्या है, इफेक्टर। ठीक, ये आप सॉरी, ये आपका ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। ठीक, ये हमारी क्या है, हमारी ये बॉडी है। अभी सब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। रिसेप्टर क्या हुआ, कंट्रोल सेंटर क्या हुआ, इफेक्टर क्या हुआ, बॉडी क्या हुई। ठीक,
देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारी बॉडी है, ठीक, और हमें क्या होना स्टार्ट हुआ, गर्मी होना स्टार्ट हुआ। ये क्या हुआ, हमें गर्मी होना स्टार्ट हुआ, ठीक। अब हमें गर्मी स्टार्ट होना फील कब होगा, जब हमारे बॉडी पे जो रिसेप्टर होते हैं, जो थर्मो रिसेप्टर होते हैं, थर्मो रिसेप्टर क्या होते हैं हमारे, थर्मो थर्मो रिसेप्टर की वजह से क्या होगा, हमें गर्मी फील होगा, हमें क्या फील होगा, हीट फील होगा, ठीक। अब जब रिसेप्टर को जब हीट फील होगा तो वो क्या करेगा, रिसेप्टर मैसेज को ट्रांसमिट करेगा ब्रेन के पास, ठीक। किसको ट्रांसमिट करेगा, मैसेज को ब्रेन के पास, ठीक। मैसेज ट्रांसमिट हुआ ब्रेन के पास, और ब्रेन को जाके बताया कि क्या होना, बॉडी को क्या हो रही है, हीट हो रही है। आए समझ में, इसको बोला जाता है सेंसरी न्यूरॉन। देखिए जो नर्व हमारे मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं उसको क्या बोला जाता है, सेंसरी न्यूरॉन। उसको क्या बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। हमारी बॉडी हीट हुई, जिससे क्या हुआ, रिसेप्टर की वजह से हीट फील हुआ हमें। अब रिसेप्टर से क्या हुआ, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू मैसेज पहुंचा कहाँ पे, कंट्रोल सेंटर के पास। अब कंट्रोल सेंटर क्या करता है, कंट्रोल सेंटर क्या करेगा आपका, देखिए अब कंट्रोल सेंटर में मालूम चला कि बॉडी में हीट हुई पड़ी है, ठीक। अब जो कंट्रोल सेंटर मैसेज भेजेगा, ठीक, किसके पास, इफेक्टर के पास। कंट्रोल सेंटर मैसेज किससे भेजेगा, मोटर न्यूरॉन। मैसेज किससे जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन से। मैसेज किससे आएगा, मोटर न्यूरॉन से। ऐसा समझ में। अब इफेक्टर क्या करेगा, इफेक्टर क्या करेगा, स्वीटनिंग कराएगा, स्वीटनिंग कराएगा। स्वीटनिंग कराएगा मतलब क्या होगा, पसीना बाहर आएगा, और पसीना बाहर आने से क्या हो जाएगी, हमारी बॉडी ठंडी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हमारी बॉडी ठंडी हो जाएगी। आए समझ में। कंपोनेंट ऑफ होमोस्टेसिस, हिस्टेसिस के थ्री कंपोनेंट होते हैं, रिसेप्टर, दूसरा कंट्रोल सेंटर, तीसरा इफेक्टर। रिसेप्टर क्या करेंगे, हीट को सेंस करेंगे। अब जब वही हीट को सेंस हुआ, ये क्या करेंगे, यहाँ से मैसेज पहुंचेगा कहाँ पे, ब्रेन के पास। ब्रेन के पास, इसको कंट्रोल सेंटर मतलब ब्रेन। मैसेज कौन लेके जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन। जब ब्रेन डिकोड करेगा मैसेज को कि गर्मी ज्यादा हो रही है, तो वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज भेजेगा किसके पास, इफेक्टर के पास, ठीक। किसके पास, इफेक्टर के पास। अब इफेक्टर क्या कराएगा, स्वीटनिंग कराएगा। स्वीटनिंग कराने से पसीना होगा, और जो ही पसीना बाहर आएगा, हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। आए समझ में। आई होप आप लोग ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। पहला क्या था, रिसेप्टर, दूसरा कंट्रोल सेंटर, तीसरा इफेक्टर। रिसेप्टर क्या करेगा, मैसेज को सेंस करेगा, हीट को सेंस किया। अब ये मैसेज भेजता है किसके पास, कंट्रोल सेंटर के पास। अब ब्रेन क्या करता है, मैसेज को डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद वो भेजता है किसको, इफेक्टर के पास। आए समझ में। ये आपका क्या है, कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस। आए समझ में। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं। टाइप ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। टाइप ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक। ये दो टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। एक होता है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, एक होता है आपका पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसको हम लोग पढ़ते हैं दोनों को। निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, दूसरा कौन सा है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक। देखिए निगेटिव निगेटिव मतलब क्या होता है, उल्टा, अपोजिट। और पॉजिटिव मतलब क्या होता है आपका, जिस डायरेक्शन में चीजें हो रही हैं उसी डायरेक्शन में क्या कर देता है, वो इन्फ्लुएंस कर देता है, इनहेंस कर देता है। मतलब यहाँ पे निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ, कि अगर कोई भी चीजें हमारे बॉडी में हो रही हैं, जैसे क्या हुआ कि अगर हमें गर्मी गर्मी हो रहा है ज्यादा, ठीक। अब गर्मी होगी तो क्या होगा, बॉडी क्या हो जाएगी,
निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू क्या हो जाएगी, बॉडी हमारी ठंडी हो जाएगी। ये उसके उल्टा हो रहा है। बट पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर गर्मी हो रहा है तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वो गर्मी और क्या हो जाएगी हमारी बॉडी में बढ़ जाएगी। यहाँ पे मैंने बस आपको एग्जांपल देने की समझाया है, बट जब हम इसको एक्चुअल में जब हम लोग जब देखेंगे तो ये हमें इजीली क्या हो जाएगी, हमें समझ में आ जाएगी। ठीक, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या मैंने बताया, हम इसके बारे में 2 लाइन लिखते हैं। द रिस्पॉन्स reverse the original change and restore normal condition। द रिस्पॉन्स रिवर्स द ओरिजिनल चेंज, मतलब जो भी चेंजेस आए थे इसमें क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। अब कैसे होता है बता रहा हूँ। जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी को हीट हुई, ठीक, रिसेप्टार को इसने, जो हमारा रिसेप्टार है वो सेंस किया, मैसेज भेजा कहाँ पे, ब्रेन के पास। ब्रेन को क्या बोला जाता है, कंट्रोल सेंटर। ठीक, कहाँ पे पहुंचा, कंट्रोल सेंटर पे। अब मैसेज क्या कि ब्रेन क्या किया, मैसेज भेजा किसके पास, इफेक्टर के पास। इफेक्टर क्या कराएगा, स्वीटनिंग कराएगा। अब स्वीटनिंग की वजह से क्या हो गई, हमारी बॉडी कोल्ड हो गई, मतलब हमारी बॉडी क्या हो गई, नॉर्मल हो गई। ठीक, मतलब हमारी बॉडी पहले यहाँ पे क्या थी, हमारी बॉडी पहले नॉर्मल थी, नॉर्मल से हीट प्रोड्यूस हुआ, हीट प्रोड्यूस होने से क्या हुआ, रिसेप्टार को ने सेंस किया, मैसेज पहुंचा ब्रेन के पास। मतलब यहाँ पे पहले क्या था, हमारी बॉडी पहले नॉर्मल थी, अब कुछ चेंजेस आने की वजह से हमारी बॉडी हीट हो गई थी, बट यहाँ पे फिर से क्या हो जा रहा है, हमारा जो बॉडी है वो क्या हो जा रहा है, नॉर्मल हो जा रहा है। मतलब जो भी चेंजेस आए थे, मतलब जो हीट हुआ था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, कोल्ड में। मतलब हीट का उल्टा क्या होता है, कोल्ड। यहाँ पे भी वही चीजें हो रही हैं। द रिस्पॉन्स रिवर्स द ओरिजिनल चेंजेस। चेंजेस क्या आए थे कि हमारी बॉडी हीट होने लगी थी। ठीक, अब इस चेंजेस का उल्टा करना है, द रिस्पॉन्सेस रिवर्स द ओरिजिनल चेंजेस। अब जो हीट था इसका उल्टा क्या होगा, कोल्ड हो जाएगा। ऐसा समझ में। तो जब उल्टा है, अगर ये सब कंडीशन हो रही हो कहीं भी, तो इसको बोला जाता है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ऐसा समझ में। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। ऐसा समझ में, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसके बारे में 2 लाइन लिखते हैं हम लोग। द रिस्पॉन्स enhance the original स्टिमुलस। द रिस्पॉन्स इनहेंस, इसमें इनहेंस मतलब क्या होता है, बढ़ना, बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा था, उल्टा हो रहा था, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक, मैं कोई आपको एग्जांपल एक देख के समझाता हूँ। एक एग्जांपल आपको अच्छे से एग्जांपल में दे के समझाता हूँ। जब एक कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, प्रेग्नेंट लेडी, ठीक, किस टाइम पे, बेबी बर्थ, बेबी बर्थ के टाइम पे। ठीक, उस कंडीशन में क्या होता है, जब बेबी जब बर्थ होता है, ठीक, जब बेबी बर्थ होता है तो जो वुमेन में जो सर्विक्स होता है, ये क्या होता है आपका सर्विक्स, पहले क्या होता है यहाँ पे सर्विक्स को, जैसे जो बेबी का जो बर्थ होता है, जब बेबी बर्थ होगा तो बेबी का जो हेड होता है, हेड सर, वो क्या करता है, सर्विक्स को प्रेस करता है। जब बेबी का जब हेड जो है सर को प्रेस, सर्विक्स को प्रेस करता है, तो इससे क्या रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ठीक, अब ऑक्सीटोसिन की वजह से क्या होगा, ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, पहले जो है जो सर्विक्स है कम ओपन हो रहा था, स्मॉल ओपनिंग, स्मॉल ओपनिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्मॉल ओपनिंग हो रही है। ठीक, बेबी जब बर्थ हो रहा है, तो जब बेबी का जो हेड था
वो सर्विक्स को जो ही टच किया तो इससे क्या मतलब पहले से स्मॉल ओपनिंग थी और जो ही ये टच हुआ तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होना स्टार्ट हो गया। अब ऑक्सीटोसिन रिलीज होने की वजह से क्या हुआ, जो सर्विक्स की ओपनिंग जो स्मॉल हो रही थी वो जो सर्विक्स थी इसकी जो क्या होने स्टार्ट हो गई, बिग ओपनिंग स्टार्ट हो गई। ठीक, पहले ओपनिंग सर्विक्स की स्मॉल ओपन हो रहा था, अब ज़्यादा ओपन हो रहा है। ठीक, अब जो ही जो स्मॉल ओपनिंग थी, अब स्मॉल ओपनिंग से क्या हो रहा था, बेबी यूट्रस से बाहर नहीं पा रहा था, बेबी जो है हमारा यूट्रस से बाहर नहीं आ पा रहा था। बट जो ही ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, ऑक्सीटोसिन की वजह से क्या हुआ कि जो स्मॉल ओपनिंग थी ओपनिंग भी बड़ी हो गई, जिसकी वजह से जो बेबी क्या हो जा रहा था, आपका बर्थ हो जा रहा था। ठीक, आप कुछ कंडीशन में देखते होंगे जब बेबी बर्थ के टाइम पे तो जो जो फीमेल होती हैं उनके सर्विक्स में एक इंजेक्शन दिया जाता है। उस इंजेक्शन का जो हमारा नाम होता है वो क्या होता है, ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, जो स्मॉल सर्विक्स की जो स्मॉल ओपनिंग हो रही थी उसको क्या कर देगा, वो बढ़ा देगा। आए समझ में? तब यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ा दे रहा है, मतलब मैंने यही बताया कि इनहेंस कर देगा जो भी चेंजेस हो रहे थे उन चेंजेस को, और इसमें क्या जो हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या कर देगा, उसको बढ़ा देगा। बट इन केस ऑफ निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है, ये उसके उल्टा हो जाता है। आए समझ में? अब एक और मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, ये हमारा लास्ट एग्जांपल होगा। होम्योस्टेटिस का एक और एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे ये हमारा ब्लड है, ये हमारा क्या है, हमारा ब्लड है, और ब्लड में हमारा शुगर है, ब्लड में हमारा क्या है, शुगर है। ठीक, अब किसी भी रीजन की वजह से क्या हो गया, हमारे ब्लड में शुगर का लेवल हो गया क्या, हमारा इंक्रीज हो गया। ठीक, जब शुगर का लेवल हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाता है तो इसको क्या बोला जाता है, हाइपर ग्लाइसेमिया। हाइपर ग्लाइसेमिया मतलब जो है शुगर का लेवल हमारे ब्लड में क्या हो गया है, नॉर्मल से ज्यादा हो गया है। ठीक, अब इस कंडीशन में क्या होता है, जो ही हमें हमारी जो ही हमें मालूम चलेगा कि हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया है, तो जो आपका रिसेप्टर जो था वो मैसेज भेजेगा किसके पास, ब्रेन के पास। किसके थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, सेंसरी। ठीक, ब्रेन के पास मैसेज भेजेगा। अब ब्रेन क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या करेगा, मैसेज भेजेगा किसके पास, इफेक्टर के पास। इफेक्टर क्या करेगा, आपका इंसुलिन का रिलीज कराएगा। और इंसुलिन क्या करता है, जो हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है उसी को क्या करता है, इंसुलिन हमारा कम करता है। आपने सुना होगा जो आपके शुगर के पेशेंट होते हैं उनको, जिनका शुगर के पेशेंट होते हैं मतलब जिनमें शुगर बढ़ जाता है उनको इंसुलिन दिया जाता है। तो इंसुलिन यहाँ पे क्या करेगा, जो शुगर का लेवल, जैसे ये हमारा ब्लड है, ठीक, ब्लड में हमारे शुगर का लेवल क्या था, बढ़ गया है। अब इंसुलिन क्या करेगा, जो हमारे ब्लड में जो शुगर ज़्यादा है उनको बाहर कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड का लेवल, सॉरी शुगर का लेवल जो बढ़ा था वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मल हो जाएगा। आए समझ में? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम कोई भी चीज़ें बाहर से नहीं दे रहे हैं, हमारी बॉडी खुद ही क्या कर ले रही है, मेंटेन कर ले रही है। और जब हमारी बॉडी खुद ही मेंटेन कर लेती है, इसी एबिलिटी को क्या बोला जाता है, होम्योस्टेसिस। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, आपके सारे कमेंट्स को आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू क्लास, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ enjoy with me with your study।